जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 18 चलेगा, जिसमें हम लोग जीके और साइंस को मिलाकर टोटल 40 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। और साथियों, इससे पहले जो भी क्लास आपका छूटा हुआ है वो सब क्लास आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। आपको कोई भी क्लास चाहिए, किसी भी क्लास का नोट्स, क्वेश्चन बैंक, ठीक है, वन लाइनर जीके, यहाँ पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, उपनिषद क्या है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। चलिए बताइए उपनिषद क्या है। देखिए उपनिषद के बारे में बता चुके हैं। टोटल कितने उपनिषद है? तो टोटल 108 उपनिषद है। कितने पुराण है? टोटल 18 पुराण है। वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग है। और वेदों की संख्या कितनी है? टोटल 4 वेद है। तो उपनिषद क्या है? इसका सही जवाब है हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाले दार्शनिक सिद्धांत है उपनिषद। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन जो है किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? इसका सही जवाब है नसीरुद्दीन। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। 1266 में नसीरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद बलबन गद्दी पर बैठता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप सभी जानते हैं। 1206 में इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना किया था। 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये लाखों में दान किया करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव को रखा था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? आराम शाह। ठीक है, लेकिन आराम शाह जो है ये अयोग्य उत्तराधिकारी था। ठीक है, अयोग्य शासक था। इसके बाद आराम शाह को हटाकर इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। लेकिन पूछे कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, तो आंसर क्या करना है? आराम शाह। आराम शाह के बाद कौन बैठता? इल्तुतमिश, क्योंकि ये अयोग्य शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन से संधि किया था? चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध जो है 1790 में स्टार्ट हुआ था और 92 तक चला था। तो इस युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि किया था। अच्छा, टीपू सुल्तान की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ पर थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है और टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है 1799 में हो जाती है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो और साथियों, बिहार पुलिस के बैच में जो आपको क्लास का नोट्स दिया जा रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बूस्टर जीके का सेट नंबर 46 जो है कल आपका अपलोड हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है आप लोग जाकर देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। और जिनको नहीं पता है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो भी क्लास में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं वो पूरा आपको वन लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ इस प्रकार से मिलता है, डिटेल्स के साथ में। ठीक है, तो ये नोट्स पढ़िए, बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार नोट्स है। ये आपको डेली नोट्स मिलेगा। टोटल 46 नोट्स अपलोड हो चुका है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके ये PDF आप लोग ले सकते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश
किया जाता था। तो वह क्षेत्र कौन सा था? इसका सही जवाब है कृषि का क्षेत्र था। ठीक है, औपनिवेशिक काल के दौरान कृषि में मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कृषि। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ पर चलाई थी? तो कई बार बता चुके हैं, बैरकपुर में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, बैरकपुर में। मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया? 18 अप्रैल 1857 को। ठीक है, और 1857 की क्रांति में सबसे पहला बलिदान किसका हुआ था? तो मंगल पांडे का हुआ था। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कमल और रोटी। ठीक है, कमल और रोटी, रोटी को चपाती भी बोला जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था? चलिए, क्वेश्चन 6 के लिए आप लोग आंसर बताइए फटाफट से। तो ये है न्यासधारिता का सिद्धांत। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाया गया था? यानी स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था किसके दौरान हुआ था, ये आपको बताना है, या फिर किस लिए हुआ था। तो आपको याद होगा 20वीं शताब्दी की शुरुआत में 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो उसी के विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाया गया था। तो इसका सही जवाब है बंगाल विभाजन। अच्छा, बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था? तो एक नाम तो सभी को पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिएगा वीपी मेनन। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? सरदार पटेल और वीपी मेनन। सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था किसके द्वारा? तो सेल्यूकस की बात करें तो सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बना था सेल्यूकस, जो कि सिंधु नदी पार करके सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से युद्ध किया था। किससे? चंद्रगुप्त से। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और इस युद्ध में सेल्यूकस पराजित हुआ था, और जिसके बाद चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस निकेटर के बीच क्या हो जाता है? संधि हो जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। वृद्धरथ कौन था? मौर्य वंश का आखिरी शासक था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। कावेरी नदी विवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस किस के बीच है? चलिए बताइए, क्वेश्चन 10 के लिए आंसर। तो इसका सही जवाब है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा बोला जाता है, इसी पर है मेट्टूर बांध। और कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है, जिसको नेपाल में सागर माथा बोला जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,850 मीटर लगभग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी अनति पर घूमती है?
तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखिए, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? साथियों, अभी जो आपका 7:30 बजे वाला क्लास चला था उसमें ये डिटेल्स में बता चुके हैं। वायुमंडल में 5 परत है, कौन से परत में क्या होता है ये अभी आपको बताए थे। ठीक है, तो वायुमंडल में सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। इसी में मौसम संबंधी सारी घटनाएं घटित होती है, जैसे कि आंधी का आना, बादल का गरजना, ठीक है, तूफान, कोहरा, बारिश का होना, ये सभी जो है क्षोभ मंडल में घटित होती है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। मार्बल किसका कायांतरित रूप है? इसका सही जवाब है चूना पत्थर का। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। किसका है? चूना पत्थर का कायांतरित रूप है मार्बल। अगर आपसे पूछे कि क्वार्टजाइट जो है किसका कायांतरित रूप है, तो याद रखिएगा बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? क्वार्टजाइट। क्या है? क्वार्टजाइट। चूना पत्थर का कायांतरित रूप संगमरमर भी होता है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी पर सबसे गहरा पृष्ठ गर्त कौन सा है? तो ये क्वेश्चन भी 7:30 बजे वाला जो क्लास चला था उसमें बता चुके हैं। और अब आपका 7:30 बजे साइंस का स्पेशल क्लास होगा। ठीक है, स्पेशल साइंस का चलेगा 7:30 बजे और मिक्स प्रैक्टिस सेट आपका 8 बजे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? चलिए, मेरियाना। ठीक है, मेरियाना खाई, जिसको बोलते हैं मेरियाना गर्त, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे देखिए, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है डैश के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। तो ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ क्या है? प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश के राष्ट्रीय आय को मापना। तो यहाँ पर देखिए प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति, सी ऑप्शन सही है। पारिस्थितिक प्रणाली क्या होती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। तो पारिस्थितिक प्रणाली क्या होती है? जैव प्रणाली। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अच्छा, अगर आपसे पूछे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो याद रखिएगा बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1972 में पारित हुआ था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और इसी के तहत प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है 1973 में। अच्छा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो याद रखिएगा 1986 में आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, आप लोग बताइए कमेंट करके। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अच्छा, वन संरक्षण अधिनियम जो भी 1980 बता रहे बिल्कुल सही है। 1980 में वन संरक्षण, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। तो भारत की सबसे बड़ी नदी तो गंगा है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत यानी कि नीचे साइड, तो यहाँ की सबसे बड़ी नदी जो है गोदावरी। गोदावरी को दक्षिणी गंगा बोला जाता है, दक्षिणी गंगा। लेकिन दक्षिण की गंगा पूछे तो कावेरी को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, गोदावरी नदी पूछा जाता है ये कहाँ से निकलती है, तो गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले में, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर एक स्थान है, वहाँ से निकलती है गोदावरी नदी। फिर से रिपीट कर देते हैं, महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर स्थान से निकलती है गोदावरी नदी। और इसकी सहायक नदी पूछा जाता है वैनगंगा, पैनगंगा, ठीक है, वैनगंगा, पैनगंगा और मांजरा, ये गोदावरी की सहायक नदी है। अच्छा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना, ध्यान रखिएगा, यमुना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का उत्पादन नहीं करता है? साथियों, फिर से रिपीट कर देते हैं, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे इसका पूरा आपको वन लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा।
तो भारत में चावल के बाद गेहूं जो है दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। तो अगर आपसे पूछे भारत में सबसे अधिक खाद्यान्न फसल कौन सा है, तो चावल। चावल के बाद दूसरा कौन है, गेहूं। और गेहूं जो है ये मुख्यतः पंजाब में होता है, हरियाणा में होता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश स्टेट्स में होता है। तो महाराष्ट्र दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं पश्चिम बंगाल भी दिया हुआ है, ठीक है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल दिया है, कर्नाटक भी दिया हुआ, यहाँ पर भी होता है, लेकिन तमिलनाडु में नहीं होता है। तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, यहाँ पर गेहूं नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक। भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कोयला और लोहा जो है एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए अन्य देशों की तुलना में यहाँ की लागत काफ़ी कम है। कोयला में 4 प्रकार होते हैं, बता चुके हैं। एंथ्रासाइट, ठीक है, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। एंथ्रासाइट जो है सबसे उच्च कोटि का कोयला है, पीट जो है सबसे लो क्वालिटी का कोयला है। अच्छा, किस कोयला को भूरा कोयला कहते हैं? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला बोला जाता है। अच्छा, भारत में सबसे अधिक किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। ये सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ नोट्स में है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह को गर्म ग्रह कहा जाता है, ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसी को सुबह का तारा, शाम का तारा बोला जाता है। और पृथ्वी से सबसे नज़दीक का ग्रह पूछे तो यही शुक्र ग्रह है। सूर्य से सबसे नज़दीक वाला ग्रह पूछे तो बुध ग्रह है। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अच्छा बताइए, सौरमंडल में कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है? तो वो है बुध और शुक्र। ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है। अच्छा, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? आप लोग कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन बता चुके हैं। डोलोमाइट क्या है बताइए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डोलोमाइट क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा अवसादी शैल। डोलोमाइट जो है अवसादी शैल के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी जगह भारत में जैव विविधता के लिए प्रमुख स्थल हॉटस्पॉट है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट जो है भारत में जैव विविधता के लिए प्रमुख स्थल है। इसके अलावा आपका पूर्वी हिमालय क्षेत्र भी हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा पूर्वी हिमालय जो है भारत का दूसरा हॉट स्पॉट है, लेकिन सबसे अधिक जो है पश्चिमी घाट है और दूसरा पूर्वी हिमालय, ठीक। एल नीनो क्या है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं। भारत में अगर पूछे कौन सी जगह जैव विविधता के लिए प्रमुख स्थल हॉटस्पॉट है, प्रमुख स्थल यानी कि हॉटस्पॉट है, तो ये पश्चिमी घाट है। इसके अलावा दूसरा है पूर्वी हिमालय, ठीक है। तो एल नीनो क्या है? एक प्रकार का उष्ण समुद्री धारा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो ये है घाघरा, ठीक है। घाघरा जिसको बोलते हैं कर्नाली नदी, ये कहाँ से निकलता है? तो तिब्बत पठार पर मानसरोवर झील के समीप ये निकलती है घाघरा। इसका उद्गम भारत में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? चलिए बताइए क्वेश्चन 26 के लिए आंसर क्या होगा। तो 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर जो है अपना बिहार का है, लेकिन ऑप्शन में तो बिहार नहीं दिया हुआ है। तब यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग केरल, त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम। इसमें सबसे नीचे आता है कौन? आपका त्रिपुरा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। केरल में लिटरेसी रेट है 94% के आसपास, ठीक है।
और गोवा की बात करें तो यहाँ पर त्रिपुरा से अधिक है, और मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में गोवा से भी अधिक है, यहाँ पर लगभग 91% है मिजोरम में, और मिजोरम से थोड़ा कम है गोवा, और चारों में से सबसे कम है त्रिपुरा। ठीक है, ऐसे तो सबसे कम है बिहार, लेकिन ऑप्शन में बिहार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने डैश आयु वर्ग के नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किया। इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, 70 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के नागरिकों के लिए। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? अच्छा, जालियांवाला बाग हत्या का कांड क्या है आपको बताते हैं। एक डेट है 13 अप्रैल 1919। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन अमृतसर, जो कि पंजाब में पड़ता है, पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, दो नाम याद रखिएगा, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, इनके गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग स्थान पर। ठीक है, किसके गिरफ्तारी के विरुद्ध? तो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू के गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब कितने लोग जुटे थे? तो करीब 20,000 लोग जुटे थे उस सभा के लिए। तो उसमें हुआ क्या था? तो अंग्रेज जो अधिकारी थे, जनरल डायर, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, जनरल डायर, इन्होंने बिना पूर्व चेतावनी के सभा स्थल में गोलीबारी का आदेश दे दिया था। तो याद रखिएगा, नाम पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर, पूरा नाम है जनरल रेम्स डायर। ठीक है, इन्होंने बिना चेतावनी का सभा स्थल में गोलीबारी का आदेश दिया था, और इस गोलीबारी में कई लोग मारे गए तथा कई लोग घायल हुए थे। तो यही है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो पूछा जाता है जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? किचलू और सत्यपाल। अभी नाम हमने बताया, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, इनके बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। रामनगर दून किस राज्य में अवस्थित है? अच्छा, ये जो घटना घटित हुआ था किसके समय में? उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। तो रामनगर दून जो है ये आपका किस राज्य में अवस्थित होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए कहाँ पर? चलिए, बिहार। डी ऑप्शन आपका सही है, बिहार में स्थित है। आगे देखिए, प्रसिद्ध वृद्धेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वृद्धेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु के तंजावुर में कावेरी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ठीक है, इतना याद रखिएगा, तमिलनाडु में है वृद्धेश्वर मंदिर। सबरीमाला मंदिर एक बार आपके एग्जाम में पूछा गया था, जो कि केरल में है सबरीमाला मंदिर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में किसे स्थान दिया गया है? इसका आंसर है सिंगापुर को। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। बिहार में स्थित सोमेश्वर श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? देखिए, सोमेश्वर श्रेणी, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। तो बिहार का जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है वो सोमेश्वर श्रेणी का ही हिस्सा है, और इस श्रेणी की औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई कितना है आपको बताना है। तो 455 मीटर है औसत ऊंचाई, लेकिन इसका जो सर्वोच्च शिखर है 874 मीटर है। फिर से रिपीट कर देते हैं, सोमेश्वर श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है वो 455 मीटर ही है, लेकिन इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है वो 874 मीटर का है। तो यहाँ पर पूछा गया बिहार में स्थित सोमेश्वर श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई, तो आपको आंसर ये वाला करना है, 874 वाला। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है, 874 मीटर ऊंचा है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया था? बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन है, लगाइए। तो आप सभी जानते हैं 1665 में किया था। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? तो चोल शिलालेख के अनुसार 5 प्रकार के भूमि उपहार में दिए जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है जैन सभाओं को दान में दिया जाने वाला जो भूमि है इसको क्या कहा जाता था?
तो इसको बोला जाता था क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पल्ली छादनम। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि को पल्ली छादनम के नाम से जाना जाता था। अच्छा, भूमि जो ब्राह्मणों को दिया जाता था उसको क्या बोला था? उसको ब्राह्मदे। जो भूमि ब्राह्मणों को दिया जाता था उसको ब्राह्मदे कहा जाता था। और ये विल्लन वगाई क्या है? तो जो भूमि गैर ब्राह्मण और किसान मालिकों को दान में दिया जाता था उसको बोला जाता था विल्लन वगाई। और साल भोग की बात करें तो विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि दिया जाता था उसको साला भोग बोला जाता था। तो ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो साथियों, भारत में तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। बी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। इसने 1320 से लेकर 1325 तक दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया था। और इसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कौन हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन, जिसको मयूर सिंहासन बोला जाता है, इसका निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने किया था? तो मुगल शासन की बात करें तो मयूर सिंहासन जो है 17वीं शताब्दी की शुरुआत में सम्राट शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अच्छा, मयूर सिंहासन को लूटकर कौन ले गया था? तो 1739 में नादिर शाह ने। ठीक है, नादिर शाह के द्वारा युद्ध में जीतने के बाद इसको ले गया था। कहाँ पर? अपने साथ। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता किया था? तो महात्मा गांधी ने एकमात्र बेलगांव अधिवेशन 1924 वाला किया है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किया था? तो ये क्या था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। कब किया था? 16 अगस्त 1932 को। निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार लिया था? तो चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु जो है वो 1931 में होती है, 27 फरवरी 1931 को। कहाँ पर? तो इलाहाबाद में। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। इलाहाबाद को अब प्रयागराज बोला जाता है। तो चले साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बिहार पुलिस का बैच चाहिए, आइए आपको बता देते हैं क्या करना है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है और वहाँ पर सर्च करना है, चलिए सक्सेस वर्ल्ड MCQ आपको टाइप करना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सर्च करने के बाद ऑल कोर्स पर क्लिक करना है, फिर ऊपर ही बिहार पुलिस का बैच है, यहाँ पर बाय नाउ करके इस बैच को ले सकते हैं। बाकी बैच में क्या क्या मिलेगा डिटेल्स में जानना है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। ठीक है।